मोस्ट वेलकम टू फरीद अकेडमी। दिस इज़ योर मैथ मेंटर मोहम्मद अब्दुल अजीम। हम सीख रहे हैं मैथमेटिक्स पार्ट 1 स्टैंडर्ड 10 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। महाराष्ट्र स्टेट बुक की ये बुक है और हम सीख रहे हैं सॉल्व एग्जांपल्स, डिटरमिनेंट मेथड पर बेस्ड सॉल्व एग्जांपल। एक्टिविटी 1 एंड 2 देखेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है सॉल्व एग्जाम्पल, पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 पर यह है आपका एग्जाम्पल कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर रूल। क्रैमर रूल से इसको सॉल्व करना है। ये सॉल्व एग्जाम्पल है, सॉल्व कर आपको बताने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। 5x + 3y = -11 एंड सेकेंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन का पेयर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, साइमल्टेनियस इक्वेशन हम जिसको बोलते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है 5x + 3y = -11 और सेकेंड इक्वेशन है 2x + 4y = -10। तो सोल्यूशन है गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पर गिवन इक्वेशन है, यहाँ पर हम इक्वेशन को यहाँ पर नाम दे देंगे 1 एंड 2 और साथ ही साथ हम लिख लेंगे कोफिशेंट। तो ये फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशेंट A1 5 है, B1 3 है और C1 -11 है, -11 एंड उसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ -11 को। दिस इज़ योर -11। ओके, नाउ सेकेंड इक्वेशन के में x का कोफिशेंट A2 इज़ 2, B2 इज़ 4 एंड C2 इज़ -10। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है डिटरमिनेंट। डी डिटरमिनेंट क्या होता है? डी डिटरमिनेंट में कांस्टेंट टर्म नहीं होंगे, x और y के कोफिशेंट होंगे। फर्स्ट कॉलम में x के कोफिशेंट रहेंगे और सेकंड कॉलम में y के कोफिशेंट रहेंगे। सेकंड कॉलम में y के कोफिशेंट रहेंगे, यहाँ पर x के कोफिशेंट रहेंगे। तो 5 और 2, 3 और 4। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए। सो दिस मल्टीप्लाई 5 with 4 एंड 2 with 3। सो 5 4 = 20। ये 20 होगा, माइनस साइन आएगा सब्ट्रैक्शन में। तो ये माइनस साइन इसलिए आता है कि यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ़्ट कॉलम में जो एलिमेंट रहेगा उसका हम राइट साइड के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा। फिर यहाँ पर डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं इसकी। तो जब भी हम राइट टू लेफ़्ट जाएंगे, यहाँ से फिर इस एलिमेंट पे आएंगे, फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जब भी हम राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो नेगेटिव साइन आएगा मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर ये डिटरमिनेंट है, ऑर्डर 3 ले लेता हूँ मैं इसका, 5 3 1, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, 6 0 4 3 9 8। तो अगर 5 और 0 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये पॉजिटिव रहेगा। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये डिग्री 3 का डिटरमिनेंट है, इसका डिग्री 3 है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपकी, मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे फिर से 0 से 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर पॉजिटिव लेंगे, या 5 से 0 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, 0 से 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। बट हम यहाँ से फिर इस एलिमेंट पे आ रहे हैं जो कि लेफ़्ट साइड में है। तो जब भी हम लेफ़्ट साइड में आके फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो जब भी हम लेफ़्ट टू राइट जाते जाते फिर राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो हमको नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, ये माइनस। सो 2 3 = 6, तो 20 - 6 होता है आपका 14। तो ये आपका हो गया 14। और अब देखेंगे dx है आपका। dx डिटरमिनेंट में आपको x के कोफिशिएंट को रिप्लेस करना है कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करेंगे। तो 5 और 2 के जगह यहाँ पर हम लिखेंगे -11 और 10, और 3 और 4 एज इट इज़ रहेगा। सो मल्टीप्लाई कीजिए आप इसको, 3 11 -11 4 -44 एंड दिस माइनस, ये डिटरमिनेंट का माइनस है क्योंकि हम यहाँ पर राइट टू लेफ़्ट आ रहे हैं, फिर यहाँ से फिर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो राइट टू लेफ़्ट आने की वजह से यहाँ पे माइनस आएगा। सो माइनस, ये डिटरमिनेंट का -10, ये एलिमेंट नेगेटिव है तो -10, तो -10 3 = -30, तो -44 माइनस ऑफ -30 प्लस हो जाएगा, -44 + 30, सो ये हो जाएगा -14। तो dy है आपका 5 2 5। dy कैसे लेना है? dy डिटरमिनेंट में हम जब भी हम dy डिटरमिनेंट लिखेंगे तो y के कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे। तो y के कोफिशिएंट यहाँ पर नहीं लिखेंगे, तो y के कोफिशिएंट आपको लिखना नहीं है।
और y की जगह आपको लेना है कांस्टेंट टर्म, तो ये हो गया 5 2 -11 और -10, तो ये एलिमेंट हो गया इसके 4। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है 5 से 11 का और 2 से -11 का, 5 से 10 -10 का और 2 से -11 का। सो 5 -10 जा -50 होगा, ये माइनस साइन डिटरमिनेंट का है क्योंकि हम लेफ़्ट टू राइट आ रहे हैं। फिर यहाँ पर 2 -11 जा हो गया -22। सो -50 -22 माइनस प्लस हो जाएगा, -50 + 22 -28। तो हमको 3 डिटरमिनेंट यहाँ पे मिल चुके हैं। सो डी डिटरमिनेंट की वैल्यू हमको मिली है 14, डी एक्स की वैल्यू मिली है आपको, दिस इज़ -14, एंड डी वाई की वैल्यू मिली है -28। तो अब हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम करेंगे डी एक्स डिटरमिनेंट को d से डिवाइड करेंगे। सो -14/14 ये हो जाएगा, 14 1 जा 14 -1 जा, सो ये -1/1 होता है आपका -1। तो x की वैल्यू आ चुकी है आपको -1, x की वैल्यू मिल गई है आपको -1। अब यहाँ पर डी वाई फाइंड करने के लिए वाई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए डिटरमिनेंट डी वाई डिटरमिनेंट को डी डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे। सो डी वाई की वैल्यू है -28/14, 14 1 जा 14 -2 जा, तो ये हो गया -2/1। तो y की वैल्यू हो गई -2। तो x और y की वैल्यू हमको मिल चुकी है यहाँ पर, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2। तो देयरफॉर x, y इज इक्वल्स टू -1, -2 इज़ द सोल्यूशन। देखिए आप यहाँ पर कितनी कम स्पेस लग रही है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जबकि हमने देखा था हम मेरे एक वीडियो लेक्चर में एलिमिनेशन पर एक वीडियो बनाया मैंने, सब्स्टिट्यूशन पे एक वीडियो बनाया है, और एक नया मेथड मीन्स रेयरली यूज मेथड है, नया तो नहीं कहूँगा मैं, रेयरली यूज मेथड है, वो है कंपैरिजन मेथड। तो यहाँ पर देखिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना स्पेस लग रहा है। ये एलिमिनेशन से सॉल्व किया था मैंने, सब्स्टिट्यूशन से, और पेपर पे सॉल्व करके बताया था कंपैरिजन से। और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये सिर्फ इतनी ही पेज में आपको सोल्यूशन आ रहा है। तो इट इज़ वेरी यूजफुल मेथड, डिटरमिनेंट और क्रैमर रूल। सो क्रैमर वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, तो उन्होंने ये मेथड हमको सबसे पहले बताया था, तो उन्हीं के नाम से ये मेथड हम याद करते हैं, उन्हीं के नाम से हम लिखते हैं मेथड को, क्रैमर रूल मेथड, क्रैमर रूल। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 1। सो एक्टिविटी 1 है आपकी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय डिटरमिनेंट मेथड, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर एक्टिविटी है, फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है। ये आपके क्वेश्चन, एक्टिविटी क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए और 3 मार्क्स के लिए भी आते हैं। तो हम देखेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म। तो जब भी डिटरमिनेंट से सॉल्व करना है आपको ax + by = c के फॉर्म में लिखना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो आपका ये हो जाएगा 2x + y = 19। यहाँ पर देखिए ये जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको ये इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 2x + y = 19 और 2x - 3y + 3 को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे RHS में, तो माइनस हो जाएगा। तो 2x - 3y = -3। तो हमने जिस तरह से सजेस्ट किया है क्रैमर मैथमेटिशियन ने, तो हमने उस फॉर्म में इसको लिख लिया है। इस तरह से लिखने के लिए हमको उन्होंने सजेस्ट किया, तो हमने लिख लिया यहाँ पर। अब हम लिखते हैं डी डिटरमिनेंट में x और y वेरिएबल के कोएफिशिएंट रहेंगे, कांस्टेंट टर्म नहीं रहेंगे। तो x के कोएफिशिएंट है 2 और 2, ये 2 है और ये दिस 1, और यहाँ पर नथिंग इज़ गिवन या कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर 1 रहेगा। तो अब मिल गए हमको कोएफिशिएंट। अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का 3 के साथ, फिर इस 2 का इस 1 के साथ। सो चलिए करते हैं 2 3 जा, सो 2 लिख लेते हैं यहाँ पर, 2 × -3 है ये। सो 2 × -3, माइनस ये है डिटरमिनेंट का माइनस, सो 2 × 1। सो ये 2 -3 जा हो गया -6 एंड 2 1 जा 2। सो -6 -2 हो जाता है, तो ये होगा -8। तो यहाँ पर फिर से लिख लेंगे हम, यहाँ पर -6 और ये माइनस यहाँ पर आ गया ये 2, तो -6 - 2 -8 आ जाता है यहाँ पर इसका आंसर। डी डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी आ गई है 8। सो डी इज इक्वल्स टू 8 -8, डी इज इक्वल्स टू -8। अब हम सॉल्व करेंगे dx डिटरमिनेंट है, तो dx डिटरमिनेंट में आपको x के कोफिशिएंट की जगह, यहाँ पर जो डी डिटरमिनेंट में x के कोफिशिएंट होते हैं, तो उसके जगह आपको क्या लिखना होता है, कांस्टेंट टर्म, सॉरी,
कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है माइनस ये 19 और -3, यहाँ पर -3 यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर 1 एज इट इज़ एंड -3 ये सेकेंड लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ये कोएफिशिएंट है -3। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 को -3 से, सो 19 -3 जा माइनस ऑफ ये डिटरमिनेंट का माइनस है और ये -3 इंटू 1, तो ये 19 इंटू -3 ये आपका हो गया -57। सो ये हो गया आपका -57 एंड दिस 3 ये 3 मैं ये माइनस एज इट इज़ रखा है, -3 1 जा -3, सो आपका ये हो गया -57 माइनस ऑफ -3 + 3 हो जाएगा, ये होगा -54। सो dx की वैल्यू आपकी आ गई है -54। तो हमको dx की वैल्यू मिल चुकी है, dx इक्वल्स टू -54। अब हम dy डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो dy डिटरमिनेंट में y वेरिएबल का कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे, पहले कॉलम में आएंगे x के कोएफिशिएंट और दूसरे कॉलम में आएंगे कांस्टेंट टर्म। तो पहला कॉलम है आपका यहाँ पर 2 और 2, x की वैल्यू है 2 और 2, और सेकेंड कॉलम में 19 और -3। यहाँ पर देख लीजिए एक बार फिर से आप, तो ये कोएफिशिएंट x के हैं 2 2 और ये -19 और -3 ये कांस्टेंट टर्म है। तो dy में y वेरिएबल के कोएफिशिएंट नहीं आते हैं, तो y वेरिएबल के कोएफिशिएंट नहीं आएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू -3, ये माइनस डिटरमिनेंट का 2 इंटू 19, तो आपका 2 -3 जा होगा ये आपका -6 और ये माइनस एज इट इज़ 2 19 जा होता है आपका 38। सो -6 और -38 आपका हो जाएगा ये -44, नेगेटिव एडिशन होगा। सो ये x इज इक्वल टू dx बाय डी। सो dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्रैमर रूल, बाय क्रैमर रूल, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको दो डिटरमिनेंट का डिवीजन लेना क्वोशंट लेना होता है, dx बाय डी। सो तो dx को d से डिवाइड करेंगे, तो dx की वैल्यू है -54, d की वैल्यू है -8। सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ माइनस ये dx 54 और d -8, माइनस कैंसिल। सो ये आपका 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा एंड दिस 2 1 जा, 1 कैरी 14, 2 7 2 2 जा एंड 1 कैरी 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14, तो 27 बाय ये होगा आपका 27/4 इसकी वैल्यू आ गई है आपको। तो यहाँ पर हमने लिख लिया x की वैल्यू 27/4, यहाँ पर लिख लेंगे हम देयरफॉर x इक्वल्स टू 27/4, x की वैल्यू आ गई है। अब y फाइंड करने के लिए बाय क्रैमर रूल dy डिटरमिनेंट को हम d से डिवाइड करेंगे। सो dy की वैल्यू है आपकी -44, ये -44 और d की वैल्यू है आपकी -8, तो ये -8 माइनस कैंसिल, ये 2 से 4 से डिवाइड होगा, दोनों भी 4 का मल्टीपल है, 8 और 44 ये 8 इसके मल्टीपल है, 4 के 2 2 जा 4 2 जा एंड 4 1 जा एंड 4 1 जा, सो 11/2, तो ये आ गया आपका 11/2। तो y की वैल्यू आपकी आ गई है 11/2। सो आपके x और y के यहाँ पे देयरफॉर x, y सोल्यूशन मिल चुका है हमको। अब सोल्यूशन लिखेंगे हम, x और y की वैल्यू मिल चुकी है, सोल्यूशन लिखेंगे देयरफॉर x, y इक्वल्स टू ये 27/4, यहाँ पे बॉक्स छोटा दिया है बस, एंड हियर 11/2, तो इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। फिर से मैं यहाँ लिख लेता हूँ, वहाँ पे क्लियर विजिबल नहीं है, x, y इक्वल्स टू 27/4, 11/2 इज़ द सोल्यूशन। तो इस तरह आपकी ये एक्टिविटी 1 कंप्लीट हुई है। अब एक्टिविटी 2 देखेंगे। सो एक्टिविटी 2 में यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल LU2V दिए हुए हैं, दिस 1 एंड दिस इज सेकंड LU2V। तो अब यहाँ पर देखिए आप, तो हमको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू। ये आपको फ्लो चार्ट की शक्ल में दिया हुआ है, इट इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इन द गिवन इक्वेशन। सो आपको dx डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम यही करने की कोशिश करेंगे। सो dx डिटरमिनेंट में d डिटरमिनेंट है आपका पहला, सो d डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो d डिटरमिनेंट में
आपको x और y के कोफिशिएंट लेने होते हैं। सो आपके x और y के कोफिशिएंट इक्वेशन में यहाँ पर लिख लेता हूँ 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 3 एंड 2x प्लस y इक्वल्स टू 16। सो a1 है आपका 3, a2 है आपका 2, b1 है आपका -2, b2 है आपका 1, नथिंग इज़ गिवन मीन्स वहाँ पर 1 होता है मल्टीप्लिकेशन में, और c1 कांस्टेंट टर्म है आपकी 3 और c2 कांस्टेंट टर्म है आपकी 16। तो अब हम d लिखेंगे, d के लिए 3 2 -2, 3 2 एंड -2 1, सो 3 2 -2 एंड 1, तो ये आपका हो जाएगा 3 1 ज़ा माइनस ऑफ दिस 2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये d की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 1 ज़ा 3 एंड दिस 3 1 ज़ा 3 एंड माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, सो d इज इक्वल्स टू 7। तो d की वैल्यू आपकी आ चुकी है 7, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 2 -2 1, सो ये वैल्यू है आपकी 7। अब dx की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो dx के एलिमेंट कौन से हैं। dx में x के कोफिशिएंट नहीं आएंगे, y और कांस्टेंट टर्म x की जगह कांस्टेंट टर्म रहेंगे और y एज इट इज़ रहेगा y के कोफिशिएंट। तो लिख लेता हूँ मैं 3 16 एंड दिस -2 एंड 1। तो अब dx फाइंड करेंगे हम, dx इक्वल्स टू 3 1 ज़ा माइनस आपका ये हो गया इन दिस 16 मल्टीप्लाई बाय -2, तो dx इज इक्वल्स टू, तो dx आपका आएगा 3 माइनस माइनस प्लस 16 2 ज़ा 32, सो dx की वैल्यू आ गई आपकी 35। तो dx की वैल्यू आपकी आ गई है 35। तो अब हम dx की लिख लेते हैं 35, dx इक्वल्स टू 35। अब हम dy फाइंड करेंगे, तो dy के एलिमेंट में, dy डिटरमिनेंट में y के एलिमेंट y कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट नहीं रहेंगे, तो x एज इट इज़ रहेगा, x है 3 2 और y की जगह रिप्लेस होगा 3 और 16 जो कांस्टेंट टर्म है 3 और 16। सो अब ये dy फाइंड करेंगे हम dy की वैल्यू, तो dy की वैल्यू है 3 16 ज़ा माइनस ऑफ 2 3 ज़ा, सो dy इज इक्वल टू 3 16 ज़ा 16 3 ज़ा 48 माइनस 3 2 3 ज़ा 6, तो ये हो गया 42। तो dy इज इक्वल टू 42, तो dy की वैल्यू आ गई आपकी 42। तो अब x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, तो हमारे पास dx d और dy तीनों भी वैल्यू मिल चुकी हैं, तो हम x इक्वल टू dx, तो x क्या होता है हमारा, ये dx डिवाइडेड बाय d। तो dx की वैल्यू है हमारी आपकी 35 और d है 7 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा, सो ये हो गया 5/1 और 5/1 होता है आपका 5। तो x की वैल्यू मिल चुकी है आपको 5। अब यहाँ पर y है आपको, dy फाइंड करने के लिए आपको क्रैमर रूल dy डिटरमिनेंट को d से डिवाइड करना होता है, तो आपका ये dy को d से डिवाइड करना होता है। तो आपका dy है आपका क्या है, dy आपका है 42 एंड d 7 7 1 ज़ा 7 6 ज़ा 42 7 6 ज़ा 42, सो ये हो गया 6/1 एक्चुअली होता है 6/1 लिख लेंगे हम यहाँ पे, 6/1 इज नथिंग बट 6, सो y की वैल्यू आ गई आपकी 6, तो y 6 आ गया आपका और यहाँ पर x आ गया आपका 5। तो x और y की वैल्यू आपको मिल चुकी है, यहाँ तो x y इज इक्वल्स टू 5,6 इज़ द सोल्यूशन। सो x y इक्वल टू 5,6 इज द सोल्यूशन। इस तरह आपकी एक्टिविटी 1 और 2 कंप्लीट होती है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, वो है कि लेट अस थिंक में आपको दो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द, ये आपको पेज नंबर 16 पर है, देख लीजिए पेज नंबर 16 पर। तो आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द सोल्यूशन इफ़ d इज इक्वल्स टू 0। अगर डिटर्मिनेंट d 0 हो जाता है तो तब इसका सोल्यूशन क्या आएगा, व्हाट इज़ द सोल्यूशन, नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या रहेगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन के सोल्यूशन का नेचर क्या रहेगा वो फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हम पीछे बैक साइड जाके फाइंड आउट करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ग्राफिकल मेथड में
इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन को हम फिर से सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट मेथड से। सो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, मैंने लिख के रखा है मैंने क्वेश्चन यहाँ पर। सो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द सोल्यूशन, सो सी हियर, सो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द सोल्यूशन, आपका सोल्यूशन का नेचर क्या है, आप देखिए यहाँ पर व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ डी इज इक्वल्स टू 0, इफ़ डी इज इक्वल्स टू 0। तो आप पेज नंबर 9 पर ये आपको दिया हुआ है, पेज नंबर 9 पर x प्लस 2y इक्वल टू 4 और 3x प्लस 6y इक्वल टू 12, ये इक्वेशन दी हुई है आपके पेज नंबर 9 पर। यहाँ पर ये आपका पेज नंबर 9 है, यहाँ पर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यहाँ पर d की वैल्यू 0 आएगी तो नेचर सोल्यूशन का नेचर कैसा रहेगा वो पता चलेगा। तो हम d, तो इसको डिटरमिनेंट से बाय क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे सोल्यूशन। ये आपको हम क्रैमर रूल से सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, क्रैमर्स रूल से। तो डी फाइंड करना, पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, दिस इज आवर इक्वेशन 1 एंड सेकेंड इज 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 12। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन सेकेंड। तो ये इक्वेशन सेकेंड है। तो यहाँ पर a1 है आपका 1, यहाँ पर 1 मल्टीप्लिकेशन में है x के, b1 है आपका 2 और c1 है आपका, c1 की वैल्यू क्या है आपकी 4 और a2 है आप में, a2 है आपका 3, b2 है 6 और c2 है आपका 12। तो अब यहाँ पर d0 यहाँ पर d0 आता है क्या चेक करेंगे हम, d, और d हमको पता है क्या होती है कि a1 बाई a2, a1 एंड a2, b1 एंड b2। सो a1 है आपका 1, a2 है आपका 3, b1 है 2, b2 है 6। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 6 जा माइनस 3 2 जा, 1 6 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 माइनस 6, यहाँ पर 0, d0 आ रहा है। तो d0 आ गया, मतलब dx की वैल्यू यहाँ पर, अब हम dx वैल्यू फाइंड करेंगे। तो dx क्या है यहाँ पर देखेंगे, तो dx है आपका, dx में कांस्टेंट टर्म होते हैं तो ये x के कोएफिशिएंट रिप्लेस होंगे, c1 और c2 आ जाएगा यहाँ पर, और ये b1 b2 एज इट इज़। तो c1 है आपका यहाँ पर 4, c2 12, b1 है 2 और b2 है 6। सो अब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, 4 6 जा माइनस ऑफ 12 2 जा, तो 4 6 जा 24, 24 माइनस 12 2 जा 24, तो 24 माइनस 24 ये भी हो गया 0। तो dx भी 0 हो गया है यहाँ पर, dx भी 0 हो गया। तो हम थर्ड सॉल्व करेंगे dy। तो dy आपका है, dy में y कोफिशिएंट के, y वेरिएबल के कोफिशिएंट नहीं रहेंगे, उसकी जगह c कांस्टेंट टर्म आ जाएंगे उसकी जगह। तो a1 और a2 एज इट इज़ रहेंगे 1 और 3, और b1 b2 की जगह आएंगे यहाँ पर c1 c2 वो है 4 और 12। सो 1 12 जा माइनस 3 4 जा, सो 1 12 जा 12, 3 4 जा 12। सो dy की भी वैल्यू हमको मिली है 0। तो इस तरह सभी 0 हो गया। तो एक केस ये बनता है कि अगर तीनों भी डिटरमिनेंट 0 होते हैं, सो इफ़ ऑल थ्री आर 0, सिचुएशन क्या होगा देखेंगे, इफ़ ऑल 3 आर 0 देन x की वैल्यू कैसी आ जाएगी, फिर x जब हम x फाइंड करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा आप देखिए। सो आई विल राइट हियर, सो x इज इक्वल्स टू dx बाय डी। सो ये होगा 0 बाय 0, और ये 0 बाय 0 होता है, हमको क्या पता है ये इन्फिनिटी होता है, इन्फानाइट, ये इन्फिनिटी का सिंबल है, दिस इज अ सिंबल ऑफ इन्फिनिटी, इसको हम इन्फानाइट बोलेंगे। सो 0 बाय 0 इज नथिंग बट इन्फिनिटी और इन्फानाइट। और y की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो y बाय क्रैमर रूल, ये क्रैमर रूल से हम सॉल्व कर रहे हैं, क्रैमर्स रूल। सो dy बाय डी, सो dy की वैल्यू आपकी 0 आ गई है, दिस x dx इक्वल्स टू 0, dy इक्वल्स टू 0 एंड d इक्वल्स टू 0। सो dy 0 एंड d भी 0, सो ये अगेन इट इज़ इन्फिनिटी। सो ये भी फिर से आपका ये इन्फिनिटी आ गया। सो
तो इन्फिनिटी सॉल्यूशंस है, इसका मतलब क्या होता है, जब हम ग्राफ पेपर पे हम देखेंगे, इसी क्वेश्चन को हमने ग्राफ पेपर पे देखा था, यहाँ पे दिया हुआ है, तो लाइन विल कोइंसाइड व्हेन ऑल थ्री डिटरमिनेंट्स आर ज़ीरो, जब तीनों भी डिटरमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तीनों भी डिटरमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, डी ज़ीरो, डी इक्वल टू ज़ीरो, डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, डी वाई इक्वल टू ज़ीरो, तो उसका ज्योमेट्रिकल मतलब मीनिंग होता है, इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कि दीज टू लाइन्स आर कोइंसाइडिंग ऑन ईच अदर, वो एक दूसरे के ऊपर वो कोइंसाइड हो रहे हैं। सो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होता है। तो एक केस ये बन गया कि इफ़ डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर डी ज़ीरो होता है तो इसमें दो केस बनेंगे। पहला केस होगा कि ऑल डी इज़ ज़ीरो, डी एक्स इज़ ज़ीरो, डी वाई इज़ ज़ीरो, डी वाई भी ज़ीरो, तो ये तीनों भी ज़ीरो हो जाएंगे तो क्या होगा, ये कोइंसाइडिंग नेचर होगा, लाइन्स आर कोइंसाइडिंग, लाइन्स आर कोइंसाइडिंग इन नेचर। तो लाइन कैसे रहेंगे, एक दूसरे पे कोइंसाइड रहेंगे, यानी एक के ऊपर एक लाइन रहेंगे। कोइंसाइडिंग लाइंस मीन्स क्या होती है, यहाँ पे बताता हूँ मैं। कोइंसाइडिंग लाइंस मीन्स ये लाइन है एक एक्स, एक लाइन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, तो इसके ऊपर और एक लाइन आ जाएगी। तो इस तरह का सोल्यूशन यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर बुक में भी दिया हुआ है कि कोइंसाइडिंग लाइंस मीन्स ऐसे एक लाइन होती है, उसी के ऊपर दूसरी भी लाइन होती है। यहाँ पर इक्वेशन भी दिया हुआ है, x + 2y = 4, 3x + 6y = 12। तो दोनों लाइन एक ही ग्राफ को, दोनों इक्वेशन एक ही ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये एक केस हो गया कि d ज़ीरो होगा तो d के साथ दूसरे भी ज़ीरो होंगे तो कोइंसाइडिंग रहेगा। अगर दूसरा एक केस बनता है कि अगर d ज़ीरो है बट dx और dy ज़ीरो नहीं रहेंगे, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमको समझ में आया कि किस तरह वो होगा। तो सॉल्यूशन ये भी हम क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। क्रैमर रूल, तो क्रैमर रूल क्या कहता है कि हमको पहले इक्वेशन लिख लेना चाहिए, 2x - 2y = 4, इक्वेशन 1, एंड सेकेंड इज़ 2x - 4y = 12, दिस इज़ इक्वेशन सेकेंड। So a1 = 1, b1 = -2 and c1 = 4. So यहाँ पर a2 = 2, b2 = -4 and c2 = 12। तो ये कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म मैंने लिख लिए, x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट टर्म। तो dx पहले d फाइंड करना होता है क्रैमर रूल में। तो d फाइंड करने के लिए d का डिटरमिनेंट के जो एलिमेंट्स है वो है a1, a2, b1, b2। so a1 है आपका 1, 2 और b1 b2 है -2 -4। इसको सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो 1 -4 माइनस ऑफ 2, इसको ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है, 2 × -2। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा 1 - 4 -4, माइनस +4, d ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर d ज़ीरो हो रहा है। और आगे देखते हैं कि dx और dy भी ज़ीरो होते हैं क्या इस केस में। अब dx देखेंगे हम। सो dx के डिटरमिनेंट के एलिमेंट है c1 c2, a1 a2 रिप्लेस होंगे d1 में, a1 a2 रिप्लेस होंगे c1 और c2 से, b1 और b2 एज इट इज़ रहेंगे dx में। तो c1 है आपका 4, c2 12, b1 -2, a -4। तो सॉल्व करेंगे हम। सो 4 × -4, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, 12 अगेन ब्रैकेट नहीं चाहिए, या -2। सॉल्व करेंगे इसको हम। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 × -4 -16, ये माइनस ये प्लस है, बट ये माइनस एज इट इज़ रहेगा। सो माइनस प्लस 24 हो जाएगा, ये -24। सो इसकी वैल्यू आ रही है आपकी -16 -24, ये 30 40 -40, सो -40। तो यहाँ पर dx की वैल्यू आ रही है -40। तो dx की वैल्यू आ रही है -40, तो मतलब ये एक नॉन ज़ीरो है, dx नॉन ज़ीरो है। अब dy भी देख लेंगे, dy क्या आता है। तो dy का डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स है a1 a2, b1 b2 रिप्लेस होंगे c1 c2 से। सो ये होगा आपका
सॉल्व करें, वैल्यू रखेंगे अब हम। A1 A2 है आपकी 1 और 2, C1 C2 है आपके 4 और 12। सो 1 12 ज़ा माइनस 2 4 ज़ा, सो ये हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 1 12 ज़ा 12, 2 4 ज़ा माइनस 8, सो ये हो गया 4। सो डी वाई भी नॉन ज़ीरो है, सो डी वाई भी नॉन ज़ीरो है। तो अगर इफ़ d इज इक्वल्स टू ज़ीरो बट डी एक्स एंड डी वाई आर नॉट ज़ीरो, तो उस टाइम पर हमको इक्वेशन कैसे मिलेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। ये जो इक्वेशन यहाँ पर क्वेश्चन दिया था इसको मैंने सॉल्व किया है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो ये ग्राफ, इसका ग्राफ मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो इक्वेशन है, इससे जो पेज नंबर 9 पर दी हुई है साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसको हमने ग्राफिकली सॉल्व किया था पिछले वीडियो में, देखिए आप। तो इसका ग्राफ इस तरह आता है, इक्वेशन आप मैच कीजिए, देखिए वही इक्वेशन है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 और 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 12, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 12। इसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया था, तो ग्राफ इस तरह आया था, दे आर द पैरेलल लाइंस। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर d ज़ीरो होता है बट d और dy और dx और dy ज़ीरो नहीं होगा, तब देन लाइंस आर पैरेलल। तो दो केसेस बने थे हमारे। पहला केस था कि d ज़ीरो रहेगा तो d के साथ dx और dy भी ज़ीरो रहेगा, तो द लाइंस आर कोइंसाइडिंग नेचर। लाइंस क्या रहेंगे? कोइंसाइडिंग नेचर। अगर सिर्फ d ज़ीरो है और dx और dx इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो एंड dy आल्सो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, देन लाइंस आर पैरेलल इन नेचर। लाइंस कैसे रहेंगे? जो ग्राफ रहेगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का, वो पैरेलल इन नेचर रहेगा। तो आप ये बात को समझिए अच्छे से। तो और यहाँ पर व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन इफ d इज इक्वल्स टू ज़ीरो। दो केस बनेंगे, d के साथ dx और dy ज़ीरो रहेंगे तो कोइंसाइडिंग नेचर रहेगा, और d सिर्फ d ज़ीरो रहेगा, dy और dx और dy नॉन ज़ीरो रहेंगे तो लाइंस आर पैरेलल इन नेचर। तो अब सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा है, व्हाट कैन यू से अबाउट लाइंस इफ कॉमन सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम क्या कहेंगे कि सॉल्यूशन, हम क्या कह सकते हैं कि अगर लाइंस कॉमन सोल्यूशन नहीं देंगे तो कॉमन सोल्यूशन नहीं देंगे तो लाइंस आर पैरेलल इन नेचर। लाइंस आर पैरेलल इन नेचर। लाइंस क्या रहेंगे? पैरेलल रहेंगे। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जब सॉल्व किया था मैंने कि d ज़ीरो रहेगा और dx और dy नॉन ज़ीरो रहेंगे, तो लाइंस रहेंगे वहाँ पर, तो वो पैरेलल रहेंगे। और तो अगर तीनों भी ज़ीरो हो जाते हैं तो लाइंस आर कोइंसाइडिंग नेचर। अगर तीनों भी dx dy और d तीनों भी ज़ीरो हो जाते हैं तो लाइंस क्या रहेंगे? पैरेलल। तो यहाँ पर dx एंड dy ये तीनों भी ज़ीरो हो जाएंगे, तो इस केस में हम बोलेंगे कि क्या है? लाइंस आर कोइंसाइडिंग नेचर। लाइंस यहाँ पर कोइंसाइडिंग इन नेचर रहेंगे। अगर उसमें से एक ही ज़ीरो है, d ज़ीरो है और dx और dy नॉन ज़ीरो है, यहाँ पर d ज़ीरो है और dx और dx एंड dy आर नॉन ज़ीरो। dx और dy क्या है? नॉन ज़ीरो है। तो वहाँ पर लाइंस आर पैरेलल इन नेचर। तो लाइंस अगर कॉमन सोल्यूशन नहीं देंगे तो लाइंस पैरेलल इन नेचर रहेंगे। कॉमन सोल्यूशन देंगे तो क्या रहेगा? अगर कॉमन सोल्यूशन मिलेगा तो लाइन पैरेलल नहीं रहेंगे, तो वहाँ पर दो केस बनेंगे। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, कॉमन सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। कॉमन सोल्यूशन इज़ पॉसिबल, तो वहाँ पर दो केस बनेंगे। तो लाइन इंटरसेक्टिंग इन नेचर, लाइन क्या रहेगी? इंटरसेक्टिंग इन नेचर। इंटरसेक्टिंग इन नेचर, और वो आपको देंगे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। और अगर लाइंस रहेंगे, कॉमन सॉल्यूशन पॉसिबल है तो एक केस बनेगा इंटरसेक्टिंग इन नेचर, दूसरा कोइंसाइडिंग नेचर। कोइंसाइडिंग इन नेचर। सो यहाँ पर मिलेगा आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। यूनिक सॉल्यूशन में ग्राफ इस तरह आएगा, दो लाइन एक दूसरे को कट करेंगे किसी एक पॉइंट पर, और कोइंसाइडिंग नेचर में दो लाइंस रहेंगे और वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे और कोइंसाइड होंगे, एक दूसरे के ऊपर आएंगे। सो
ये आपका टाइप हो गया। और यहाँ पर डिटरमिनेंट में क्या होगा, यहाँ पर dx d भी नॉन ज़ीरो रहेगा, dx भी नॉन ज़ीरो रहेगा और dy भी नॉन ज़ीरो रहेगा, d नॉन ज़ीरो रहेगा, dx और dy भी नॉन ज़ीरो रहेंगे। बट इनफाइनाइट सोल्यूशन में क्या रहेगा, d इक्वल टू ज़ीरो, dx इक्वल्स टू ज़ीरो एंड dy इक्वल्स टू ज़ीरो, ये तीनों भी ज़ीरो रहेंगे। और नॉन कॉमन सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, तो अभी जो हमने ऊपर लिखा है कॉमन सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर एक ही केस बनता है, पैरेलल इन नेचर, लाइन्स आर, यहाँ पर लाइन्स आर है, लाइन्स आर पैरेलल इन नेचर, लाइन्स पैरेलल इन नेचर रहेंगे। और डिटरमिनेंट में अगर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे क्रैमर रूल से, तो यहाँ पर d ज़ीरो रहेगा, dx नॉन ज़ीरो रहेगा और dy भी नॉन ज़ीरो रहेगा। सो इस तरह आपके दोनों भी क्वेश्चन यहाँ पर लेटेस्ट थिंग के क्वेश्चन कवर होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर मेरी यहाँ पर चैनल पर आपको इन डिटेल मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल, तो आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट से मेरे वीडियोस की लिंक शेयर कीजिए, ताकि आपका भी नॉलेज बढ़े, आपके फ्रेंड्स और क्लासमेट का भी नॉलेज बढ़े। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो इस तरह मैं यहाँ पर अपने वीडियो लेक्चर का एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 के साथ। बाय बाय।